Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu analysis of 29th of July 2026. 29 जुलाई 2026 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे और देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ आर्टिकल्स आए हैं आज भी। आई होप आप लोग को हमारा कंटेंट अब अच्छा लग रहा होगा। कंटिन्यूटी भी हमने बना ली है, तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं इसकी एक पहले बार झांकी देख लेते हैं। क्या क्या हम पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो नोट्स आपके सामने हैं, 18 स्टोरीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे लगभग। एंड उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, माइनर्स के लिए उन्होंने क्या फैसला लिया है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट अगेन न्यूज़ में था क्योंकि तमिलनाडु के लिए पानी नहीं रिलीज कर रहा था कर्नाटका, तो फिर से है। वेस्टर्न घाट इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में आया है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में आया है, पंचायत की पावर कैसे घटाई है वेस्ट बंगाल ने, वो भी आया है। देन टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व की बात चली है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। चाइनाज होम ग्रोन डीयूवी चिप टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेड कंटेमिनेशन इन स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एक डिसीज़ होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जो आए हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे क्या कहा है। अब देखो, अगर आप लोग को लगे कि भैया सर कहाँ से बता रहे हैं, कुछ भी बता देते हैं, तो देखो पहली फ्रंट पेज की न्यूज़ है रिलीज द माइनर्स, है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ही कहना है कि भैया स्टेट अथॉरिटीज़ को उन्होंने ये कहा कि बाकी देखो आपके ने जो FIRs की हैं आप उनमें इन्वेस्टिगेशन भले करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कि कैसे प्रोटेस्ट हुई कैसे नहीं, लेकिन सबसे पहले इमीडिएटली रिलीज करो ऑल द माइनर्स अरेस्टेड इन connection with the demonstration and retained with the police from taking coercive action। जितने भी माइनर्स आपने होल्ड किए हैं तुरंत के तुरंत उनको रिलीज करो इमीडिएटली, है ना, चाहे वो कहीं से भी आपने उठाए हो। तो दैट इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन विच हैज बीन गिवन। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उनका ये भी कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गारंटी देता है राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट की, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यूपीएससी पूछ सकता है आपसे कि राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या नहीं है। तो हाँ है भैया, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया मतलब कह दिया, ठीक है। तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। जैसे मैंने बताया कि ये देखो इंटरिम ऑर्डर क्या है, रिलीज ऑफ ऑल माइनर्स विच हैव बीन डिटेन्ड ड्यूरिंग द पुलिस प्रोटेस्ट एंड ऑल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको कहा है कि भैया आप माइनर्स को बिल्कुल छोड़ दो। एंड पुलिस अलाउड टू कंटिन्यू इन्वेस्टिगेटिंग द एग्जिस्टिंग FIRs। जो एग्जिस्टिंग FIRs हैं उनमें आप भले चाहो तो कर सकते हो इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो दैट इज द थिंग विच इज गोइंग ऑन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा उन्होंने पुलिस को ये भी कहा कि भैया जो CCTV फुटेजेस हैं, ड्रोन की फुटेज हैं, बॉडी वॉर्न कैमरे की फुटेज है, PCR कॉल रिकॉर्ड्स हैं, पर्सनल डेटा ऑफ प्रोटेस्टर्स, इनको पब्लिक मत करना, प्लस इनको रिटेन करके रखना, अपने पास रखना, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन में मदद करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को भी मदद करेंगे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल जो इसमें प्रोविजंस आए, आर्टिकल 19(1)(a) एंड B, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स आता है, क्योंकि यही है बेसिस ऑफ राइट टू प्रोटेस्ट, ठीक है ना। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये कब आता है, क्योंकि ताकि आपको इलीगल और आर्बिट्रेरी डिटेंशन में ना रखा जाए। आर्टिकल 239(a)(a) ये होम मिनिस्ट्री को पावर देते हैं, कंट्रोल ओवर दिल्ली पुलिस, NCT ऑफ दिल्ली इज अ UT विद स्पेशल प्रोविजंस, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 239(a) जो है वो होम मिनिस्ट्री को पावर देता है ओवर दिल्ली पुलिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये भी आप लोग याद रख लेना है ना, कि क्यों दिल्ली की जो पुलिस है वो काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं करती, ठीक है ना। एंड केसेस मैंने आपको बताए थे। एक और लैंडमार्क केस है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का केस है। प्रकाश सिंह केस बहुत फेमस केस है, लैंडमार्क केस है ऑन द पुलिस रिफॉर्म्स। ये पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर केस है। इट वार्नड अगेंस्ट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एक्सेसिव कंट्रोल ओवर पुलिस। तो पुलिस के ऊपर एक्सेसिव कंट्रोल का क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो भी प्रकाश सिंह केस में डिस्कस हुआ था। प्लस ये पुलिस रिफॉर्म्स का केस है, DG और इन सब के ऊपर भी बहुत सारी चीजें हुई थी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड डे का एडिटोरियल भी आज आया था, प्रोटेक्टिंग प्रोटेस्ट। तो ये यहाँ पे भी प्रोटेस्ट की बात चल रही थी, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट जो हमने डिस्कस किया ऊपर। एक ज़रूर चीज़ इन्होंने बोली है प्रोटेस्ट एडिटोरियल में, उसमें एडिटोरियल में एक टर्म आया था, कहा था कि भाई प्रोटेस्ट में दो चीज़ें होती हैं, मतलब एक इनकन्वीनियंट प्रोटेस्ट होता है और एक वायलेंट प्रोटेस्ट होता है, ठीक है ना।
इनकन्वीनियंट प्रोटेस्ट जो है ये लेजिटिमेट है। क्या है, मान लो कोई प्रोटेस्ट आपको इनकन्वीनियंस कॉज कर रहा है, तो इनकन्वीनियंस इज नॉट बैड, वायलेंस इज बैड, वायलेंस शुड नॉट बी प्रोटेक्टेड। तो याद रखना इनकन्वीनियंस के भाई प्रोटेस्ट का मत काम ही है इनकन्वीनियंस क्रिएट करना। थोड़ा तो इनकन्वीनियंस होगी तभी तो भाई सुनेगी गवर्नमेंट, नहीं तो सुनेगी नहीं। लेकिन वो वायलेंट रूप नहीं लेना चाहिए, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा उस एडिटोरियल में ये भी कहा गया कि पुलिसिंग वैसे तो एक स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन अगर इंडिया में देखो तो कोई एक यूनिफॉर्म नेशनल प्रोटोकॉल नहीं है अभी भी, देयर इज नो यूनिफॉर्म नेशनल प्रोटोकॉल, ठीक है ना। कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है लाठी चार्ज का, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है इस तरीके से क्राउड कंट्रोल का। तो इनकी एसओपीज होनी चाहिए, दैट इज व्हाट हैज बीन सेड बाय द एडिटोरियल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये एडिटोरियल का भी हमने पॉइंट देख लिया। तो प्रोटेस्ट के ऊपर दो चीजें थी तो हमने दोनों देख ली। कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट आया है, तो कावेरी के बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। कावेरी का डिस्कशन करें तो ओरिजिन ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी हिल्स एंड फ्लो करती है कर्नाटका से, तमिलनाडु से, ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में और डेल्टा बनाती है इन तमिलनाडु, गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया बोलते हैं इसको, थंजावुर रीजन में बिफोर एंटरिंग बे ऑफ बंगाल। एंड की ट्रिब्यूटरीज है हरंगी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती, काबिनी, भवानी, नोयाल, अमरावती, ये इसकी की ट्रिब्यूटरीज हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। डिस्प्यूट आपको पता है कावेरी वाटर डिस्प्यूट चलता है बिटवीन, स्पेशली बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका, लेकिन थोड़ा बहुत केरला और आपका पुडुचेरी भी अफेक्टेड रहते हैं। कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल जो था वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1990 में अंडर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956, है ना। एंड फाइनल अवार्ड जो उसका हुआ था, जो मतलब जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने किया था वो 2007 में किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में फिर उसको मॉडिफाई किया था। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। करेंटली ये है कि जो कावेरी वाटर ये कावेरी रिवर वाटर जो कमेटी है उसका ये कहना है कि भाई आप 3500 क्यूसेक्स पर दिन के हिसाब से 15 दिन तक कर्नाटका को उन्होंने ऑर्डर दिया कि रिलीज करो तमिलनाडु में पानी, है ना, क्योंकि ड्रॉट जैसी कंडीशन बन रही है ना। लेकिन हालांकि कर्नाटक अगर चाहे तो अभी इसको कावेरी वाटर में जो इसका अपीलेट ट्रिब्यूनल है वहाँ पे इसको अपील कर सकता है। क्यों? क्योंकि उनको ये कहना रहेगा भाई कि हमारे पास सफिशिएंट स्टोरेज नहीं है, हमारे पास केवल ड्रिंकिंग वाटर नीड्स के लिए पानी है, हम कैसे वो करें। दूसरा जो इश्यू चलता है वो है मेकेदातु प्रोजेक्ट का। मेकेदातु प्रोजेक्ट क्या है भैया, तमिलनाडु हमेशा अपोज करता है कि भैया कर्नाटका कोई भी ऐसा डैम ना बनाए। कर्नाटका बना रहा है मेकेदातु डैम बना रहा है, और कर्नाटका का ये कहना है कि भैया कोई दिक्कत नहीं होगी, तमिलनाडु का पानी नहीं घटेगा, है ना, जितना जा रहा है उतना ही जाएगा। तो और तमिलनाडु का कहना है कि इसमें जो लोअर राइपेरियन स्टेट हैं उससे परमिशन लेनी ज़रूरी है। तो हम तो लोअर राइपेरियन है, तमिलनाडु का कहना है, तो हमसे परमिशन क्यों नहीं ली गई। अपर राइपेरियन कर्नाटका ने कैसे बना दिया, दैट इज द थिंग। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसमें याद रखना, आर्टिकल 262, जो कि पावर देता है पार्लियामेंट को टू एडजुडिकेट ऑन इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स। तो रिवर वाटर डिस्प्यूट्स में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो बना सकता है लॉज, और कोर्ट को बार कर सकता है। कोर्ट को मतलब इसमें कुछ भी कहने की परमिशन नहीं रहेगी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब आज वेस्टर्न घाट्स और इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में आया है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम दो कमिटीज़ के बारे में डिस्कस करें। एक है माधव गाडगिल कमेटी जो कि 2011 में बनाई थी, और एक कस्तूरी रंगन कमेटी जो 2013 में बनी थी। तो माधव गाडगिल कमेटी ने रिकमेंड किया था इंटायर 1,29,000 स्क्वायर किलोमीटर रेंज एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इको सेंसिटिव जोन के बारे में है। तो इसमें दो कमिटीज़ हैं। पहली है माधव गाडगिल कमेटी, 2011 में बनी थी। माधव गाडगिल कमेटी का कहना था कि भैया पूरा का पूरा जो 1,29,000 स्क्वायर किलोमीटर का इस वेस्टर्न घाट्स है उस पूरे को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दो, ठीक है। अब इसको ये करने से दिक्कत क्या होती है कि फिर इसका यूज़ नहीं कर पाते स्टेट वाले, है ना। तो उनका ये कहना था कि बहुत स्ट्रिंजेंट है। तो के कस्तूरी रंगन कमेटी 2013 में बनाई गई। के कस्तूरी रंगन कमेटी ने बोला कि 37% ऑफ वेस्टर्न घाट, यानी कि लगभग 59,940 स्क्वायर किलोमीटर का जो स्केप है, लैंडस्केप है, उसको आप
इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दो। तो मतलब बहुत घटा दिया इन्होंने फिर। तो इसके बाद यूनियन मिनिस्ट्री, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने अभी फिर से इशू किया है ड्राफ्ट नोटिफिकेशन फॉर द 7th टाइम, 7वीं बार ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया है वेस्टर्न घाट्स और इको सेंसिटिव जोन्स के रिगार्डिंग। और याद रखना आपको कि 6 स्टेट्स हैं, 6 स्टेट्स आर देयर जो कि इसके अंतर्गत आते हैं, वेस्टर्न घाट के अंतर्गत। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, 6 स्टेट्स आते हैं इसके अंतर्गत। तो जैसे पहला स्टेट है कर्नाटका, रिमेंबर दैट, ये कर्नाटका है। देन महाराष्ट्र इज सेकेंड वन, महाराष्ट्र इज सेकेंड। थर्ड इज केरला, तमिलनाडु इज फोर्थ, गोवा इज फिफ्थ एंड गुजरात इज सिक्स्थ। याद रखना कौन से 6 स्टेट से जो वेस्टर्न घाट्स में आते हैं। कर्नाटका हाईएस्ट, सबसे अधिक कर्नाटका में ही वेस्टर्न घाट का पार्ट है, कर्नाटका में 20,668 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। महाराष्ट्र, फिर देन केरला, देन तमिलनाडु, देन गोवा एंड देन गुजरात। दीज आर द स्टेट्स विच आर देयर। यहाँ पे कितना कितना नोटिफाई करना है इको सेंसिटिव जोन वो लिखा हुआ है, कितने किलोमीटर। सबसे ज़्यादा कहाँ करना है, कर्नाटका में करना है। अब देखो नोटिफाई अगर हो गया इको सेंसिटिव जोन एरिया के रूप में, तो इट विल प्रोहिबिट माइनिंग, इट विल प्रोहिबिट क्वेरिंग, सैंड माइनिंग, न्यू थर्मल पावर प्लांट्स, लार्ज कंस्ट्रक्शंस। इट विल ऑल्सो रेगुलेट द हाइडल पावर प्रोजेक्ट। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, माइनिंग क्वेरिंग बंद हो जाती है, नए थर्मल पावर प्लांट्स नहीं लगते, लार्ज कंस्ट्रक्शन नहीं होता, और हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो होते हैं वो रेगुलेट होने लगते हैं, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। एंड ये आपको पता है कि वर्ल्ड वेस्टर्न घाट जो है इंडिया की 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। तो आप के लिए छोटा सा सवाल है कि विच आर दी अदर हॉटस्पॉट्स, कौन कौन से अदर दूसरे हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में। तो अगर ये आप बता सकें कमेंट सेक्शन में तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी आप लोग की। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कौन कौन से हमारे यहाँ, ठीक है। तो छोटा सा सवाल है, आई होप आप लोग करेंगे। अब आपको अगर ये लग रहा है कि सर कहाँ से बोले पड़े हैं कहाँ से नहीं, तो एक बार मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये पता नहीं कुछ, चलो ठीक है बाद में खुल जाएगी, जब भी फाइल खुल जाएगी। अगला है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ऑब्वियसली बात है इकोनॉमी का टॉपिक है, एक बार देख लेते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होता है बेसिकली, ये नाम से ही क्लियर है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि इंडस्ट्रियल उस ग्रोथ को दिखाता है, ठीक है ना। अब इसमें 2 वैल्यू आती है। अगर 50 से ऊपर की वैल्यू आ रही है, 50 से ऊपर की वैल्यू अगर आ रही है तो इसका मतलब है कि एक्सपेंशन हो रहा है, और अगर 50 से नीचे की वैल्यू आती है तो मतलब कि एक्सपेंशन नहीं हो रहा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना। इसमें याद रखना, इसमें माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी और मैन्युफैक्चरिंग 3 चीज़ें कवर रहती है, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इसको रिलीज करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO रिलीज करता है, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। बेस ईयर इसका 2011-2012 है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अभी IAP का डेटा निकाला गया जिसमें उन्होंने लगे भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो किया है, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाई ग्रो की है, कैपिटल गुड्स ग्रो किए हैं, है ना। ऑल दिस थिंग्स आर देयर, बट ये हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ये कोई नहीं पूछता, UPSC भी नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब हुआ क्या है, पंचायत पावर इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में अब पंचायत की पावर जो है वो कम की जा रही है। कैसे कम की जा रही है, तो वेस्ट बंगाल अभी BJP गवर्नमेंट के अंतर्गत है, CM है शुवेंदु अधिकारी वहाँ पे। दे हैव स्ट्रिप्ड इलेक्टेड पंचायत हेड्स, स्ट्रिप्ड द इलेक्टेड पंचायत हेड जो कि प्रधान होते हैं, ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर टू इशू बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, एंड दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय डेडिकेटेड गवर्नमेंट रजिस्ट्रार्स। याद रखिएगा वेस्ट बंगाल में किया क्या है, दे हैव स्ट्रिप्ड द इलेक्टेड पंचायत हेड, जो प्रधान होते हैं, प्रधान जी आपने देखा होगा, पंचायत शो भी देखा होगा, तो जो प्रधान होते हैं बेसिकली उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रहती थी अभी तक टू इशू बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, बट नाउ दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय डेडिकेटेड गवर्नमेंट रजिस्ट्रार्स, और ये पावर ले ली गई है। वेस्ट बंगाल पंचायत सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2026 पास किया गया है, जिसमें ट्रांसफर, चेक साइनिंग एंड फाइनेंशियल डिसबर्समेंट पावर फ्रॉम इलेक्टेड ग्राम प्रधान टू पंचायत सेक्रेटरीज, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एंड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो यहाँ पे ये भी है कि जो चेक साइनिंग और फाइनेंशियल डिसबर्समेंट पावर्स हैं वो भी ग्राम प्रधान से ले ली गई हैं, ठीक है। तब आप देख लो, एक तो इशू करने वाली पावर और दूसरा चेक डिसबर्समेंट ये और साइनिंग पावर, ठीक है, ये दोनों ले ली गई हैं प्रधानों से। स्टेट का ये रीजन है कि इट विल कर्ब द करप्शन एंड कट द मनी इन रूरल सिविक वर्क्स, ठीक है। तो उनका ये कहना है कि भैया इसमें एक तो करप्शन कम होगा, दूसरा
जो प्रधान लोग क्या करते थे कि भाई कट अपना कट मांगते थे कि हिस्सा कितना है, तो ये बेसिकली ले लिया गया है। प्रधान रिटेन्स द पावर टू अप्रूव द प्रपोजल्स बट ब्यूरोक्रेट्स नाउ क्लियर द पेमेंट्स। प्रधान अभी भी पावर रखेगा टू अप्रूव द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट अप्रूव करने की पावर रहेगी, लेकिन क्लियर करना है पेमेंट है ये सब, तो वो ब्यूरोक्रेट्स को दे दिया। तो जो ब्यूरोक्रेट्स कौन से बहुत ईमानदार होते हैं यार, पता नहीं कौन सा दिमाग है गवर्नमेंट का भी। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। ओवरऑल थोड़ा सा इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का 73rd अमेंडमेंट एक्ट देख लेते हैं, 1993 में आया था, जिसने पार्ट 9 ऐड किया था। आर्टिकल 243 से 243O तक के बीच में जो बात है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात है, पार्ट 9 की बात है। इट गिव्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। 3 टियर सिस्टम है, ग्राम पंचायत समिति, जिला परिषद एक्सेट्रा, ग्राम पंचायत, है ना। देन वेस्ट बंगाल वॉज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द 3 tier पंचायत राज सिस्टम। एक तरीके से ये तो मत याद रखना, ये वाला फैक्ट मत याद रखना, क्योंकि आज पेपर में ज़रूर दिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है नहीं है और सही भी नहीं है ना, क्योंकि वेस्ट बंगाल की जगह कोई ये राजस्थान की नागौर जो वो है उसने और पहले कर लिया था, तो कई लोग राजस्थान भी लिखते हैं। ठीक है, इट एम्पावर्स द स्टेट लेजिस्लेचर टू इंडो पंचायत विद पावर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, हेंस स्टेट कैन वेरी फाइनेंशियल पावर्स। ऑब्वियस सी बात है, 243G में एम्पावर करता है स्टेट लेजिस्लेचर टू इंडो द पंचायत विद पावर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक पावर्स भी दी जाती हैं आर्टिकल 243G के अंतर्गत। तो ये जो लिया गया है इकोनॉमिक पावर, ही तो ली गई, तो ये आपको याद रखना है। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। क्रॉस ओनरशिप रूल्स के बारे में देख लेते हैं। मिनिस्टर सिविल एविएशन, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपकी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व इनिशिएटिव, अब ये क्या है? TOTR इनिशिएटिव। तो इट हैज़ बीन लॉन्च्ड एज अ टारगेटेड पायलट, याद रखना ये नेशन वाइड नहीं है। TOTR टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व्स, ये 9 स्टेट्स में किया गया है, 40 फॉरेस्ट डिविजन्स में। 9 स्टेट्स हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम। 2 पिलर्स हैं इसके अंदर, TOTR के अंदर। पहला है रिड्यूस द ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट वाया रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स, GPS, कैमरा ट्रैप सर्विलेंस एंड रेस्क्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड है लॉन्ग टर्म को एग्जिस्टेंस वाया कंपनसेशन मैकेनिज्म एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो एक तो ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट को कम करना है, दूसरा लॉन्ग टर्म को एग्जिस्टेंस को बढ़ावा देना है बाया कंपनसेशन मैकेनिज्म एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। एक तो कंपनसेट करो जो उनका लैंड ले लियो जानवरों का और ये सब, दूसरा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोगों को इन्वॉल्व करो। इन्वायरमेंट रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स आपको पता होंगे, आर्टिकल 48A DPSP का, स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट, सेफ गार्ड एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देन आर्टिकल 51AG जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो भी कहती है कि सिटीजन शुड प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, केस स्टडी भी आई थी इस आर्टिकल में सोलिगा ट्राइबल कम्युनिटी की, जो कि बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका में रहती है। सोलिगा ट्राइबल कम्युनिटी जो कि जिन्होंने एक मॉडल बनाया है को एग्जिस्टेंस का, एंड ये इंपॉर्टेंट है सोलिगास का, ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम द बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेशनल बॉडीज की अगर हम बात करें तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर बनाई गई है। 2006 में अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके बाद इसको बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के चेंज के अंतर्गत आता है। हर 4 साल में जो टाइगर सेंसस होता है वो NTCA ही करता है। याद रखना 35 to 40% ऑफ इंडिया का जो टाइगर पॉपुलेशन है अभी भी आउटसाइड डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व्स है। तो TOTR में जो है ना वो लगभग 35 से 40% टाइगर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च हुआ था 1973 में, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको याद रखना है 1973। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और 2022 के अंतर्गत जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन है उसमें 3682 टाइगर्स हैं इंडिया में। और सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में, अगर आप कमेंट सेक्शन में बता पाएँ तो बहुत बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चाइनाज होम ग्रोन DUV चिप मेकिंग टूल। तो चाइना हैज बिगन मास प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिकली डेवलप्ड इमर्जन डीप अल्ट्रा वायलेट DUV लिथोग्राफी मशीन्स क्रूशियल फॉर एडवांस्ड चिप मेकिंग। तो चिप मेकिंग में एक और नया कदम है चाइना का, उन्होंने खुद का ही होम ग्रोन डेवलप कर लिया है डीप अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी मशीन, है ना। तो यहाँ पे शंघाई
एशेंगना एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ग्रुप है जिसने किया है। एंड सेमीकंडक्टर सेल्फ एफिशिएंसी, चिप मैनेजमेंट एंड इन सब चीज़ों में बहुत आगे हो जाएगा। लिथोग्राफी क्या होती है पहले देख लेते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग माइक्रोस्कोपिक सर्किट पैटर्न्स onto silicon wafers to make semiconductor chip। तो सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक सर्किट्स को, बहुत छोटे छोटे सर्किट्स को, पैटर्न्स को बनाया जाता है सिलिकॉन वेफर्स में। तो ये प्रोसेस जो होती है वो लिथोग्राफी की प्रोसेस होती है। इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन द चिप मैन्युफैक्चरिंग। ये सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि पूरा सर्किट आपको बहुत उस माइक्रोस्कोपिक सर्किट में उतारना है, ठीक है ना, प्रिंट करना है, तो सिलिकॉन वेफर्स में। तो ये सबसे कठिन प्रोसेस होती है और इसके टाइप्स हैं दो। एक है DUV जिसको हम बोलते हैं डीप अल्ट्रावायलेट, विच इज़ ओल्डर मोर मैच्योर लिथोग्राफी टेक्नोलॉजी। एंड इमर्सन DUV जो है, इट यूजेज अ वाटर लेयर बिटवीन लेंस एंड वेफर टू फाइनर रेजोल्यूशन। तो फाइनर रेजोल्यूशन के लिए इसमें डीप अल्ट्रावायलेट में एक वाटर का लेयर भी यूज़ कर लेते हैं। एंड दूसरा है EUV एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट। तो इट इज़ कटिंग एज टेक नीडेड फॉर मोस्ट एडवांस चिप, जो सबसे एडवांस चिप है उसमें है। इसमें याद रखना है कि जैसे ये अभी US करता होगा, शायद US ही करता होगा। अब इंडिया है, इंडिया सेमीकंडक्टर चालू तो कर दिया बट हम बहुत पीछे हैं, हमारे यहाँ कहाँ ये सब अभी हो रहा है। मल्टी सीरोटाइप डेंगी सर्कुलेशन इन इंडिया। मल्टी सीरोटाइप का मतलब है कि बहुत अलग अलग वेरिएंट्स डेंगी के जो हैं वो फैल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो लिखा है ऑल 4 डेंगी वायरल सीरोटाइप, यानी कि डेंगी 1, डेंगी 2, डेंगी 3, डेंगी 4 ये एक साथ सर्कुलेट हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा रिस्की है इंडिया में, ठीक है ना। सबसे जो प्रोडोमिनेंट सीरोटाइप है वो 2 है, डेनवी 2। तो डेंगी वायरस 2 जो है सबसे ज़्यादा प्रोडोमिनेंट है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। हमारे यहाँ कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है, चूडेंगा पहली वैक्सीन होती है ना जो कि अप्रूवल जिसको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सेरोटाइप क्या होता है? डिस्टिंक्ट वेरिएशन विद इन ए स्पीशीज ऑफ वायरस और बैक्टीरिया। तो एक वायरस और बैक्टीरिया के अंदर जो वेरिएशन होता है उसको हम सेरोटाइप बोलते हैं, ठीक है। इसको याद रखना, इट्स अ वेरिएशन विद इन ए स्पीशीज ऑफ वायरस और बैक्टीरिया। तो इसको आप याद रख सकते हैं। वेक्टर तो वही है, डेंगी को फैलाने का वेक्टर है एडीज एगिप्टी मॉस्किटो। तो ये आप याद रखना, ठीक है। हाँ, यहाँ एक आर्टिकल आया था टॉक्सिक लेड साइट। यहाँ पे क्या है, रिपोर्ट आई थी बेसिकली कि लेड जो है, लेड किसी भी लेवल पे लेड का जो एक्सपोजर है दैट इज़ नॉट राइट। इससे क्या होता है, किडनी विडनी खराब हो जाती है, ठीक है। लेड का, लेड यानी PV, जो साइंटिफिक नेम केमिकल नेम PV है, उसका नहीं सही है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है कि भाई लेड जैसे ही होता है ना, लेड अगर आ गया बॉडी के अंदर तो बहुत सारी बीमारियाँ कॉज करता है। देखो मैंने लिखा भी, शायद आर्टिकल ही नहीं खुल रहा है, तो मैं आज आपको दिखा देता। तो इसमें आपको याद रखना है, लेड का अगर थोड़ा सा भी फैलारा हुआ ना तो उससे प्लम्बिज्म, PLUMBISM, प्लम्बिज्म नाम की बीमारी है वो हो जाती है। प्लम्बिज्म में फिर आपकी किडनी और ये सब खराब हो जाती है, ठीक है ना। तो प्लम्बिज्म आप जरूर याद रखना, इसमें नहीं लिखा है मेरे हिसाब से, लेकिन आप उसको याद रखना। अरे एक इंपॉर्टेंट है, नो लेवल ऑफ लेड एक्सपोजर इज कंसीडर्ड सेफ फॉर ह्यूमंस। WHO के हिसाब से कोई भी लेवल ऑफ लेड एक्सपोजर इज नॉट सेफ, ठीक है ना। और बच्चों में तो ये न्यूरोटॉक्सिन का काम करता है और ब्रेन के अंदर माइलिन को ख़त्म कर देता है। माइलिन इज बेसिकली ब्रेन्स प्रोटेक्टिव शीथ, ब्रेन की जो प्रोटेक्टिव शीथ है माइलिन उसी को ख़राब कर देता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ख़राब हो जाता है, IQ कम हो जाता है, एग्रेशन बढ़ जाता है, एंड किडनी डिसीजेज एंड हाइपरटेंशन क्रिएट करता है। जो मैं आपको प्लम्बिज्म बता रहा हूँ ना, दैट इज एक्चुअली दिस, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इंडिया ईरान अफगानिस्तान बैलेंसिंग एक्ट हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने डिस्कस कर लिया है सारी चीज़ें। फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स में आप देख लीजिए, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई वही सारी हैं आज के उससे। क्वेश्चन देखते हैं, आंसर आप लोग मुझे बताइएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवर कावेरी। फर्स्ट इट ओरिजिनेट्स एट ताल कावेरी इन ब्रह्मगिरी कर्नाटका. इट फॉर्म्स अ डेल्टा इन तमिलनाडु बिफोर ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल. The Kaveri Water Management Authority was constituted under the Interstate River Water Disputes Act after the courts before the Supreme Court verdict of 2018. तो आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. दूसरा, द TOTR इनिशिएटिव एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग. तो आप देख सकते हैं कॉमन सेंस की बात है, किससे होगा ये.
थर्ड है विद रेफरेंस टू द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स लिखे हैं, पर आपको बताना कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस, आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।